हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है हिंदी का यानी पेपर 2 का, वो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी जो है हमारी क्लास को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके 5 मार्च 2023 को पूछे गए थे। यहाँ देख सकते हैं कब का पेपर है, 5 मार्च 2023, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर, पेपर 2 यूजीसी नेट हिंदी का है ये, जो 5 मार्च को कंडक्ट हुआ था। इससे पहले भी हमने हिंदी के कुछ वीडियोस जारी किए थे जो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड थे। आपने बहुत सपोर्ट किया। एक हमारा जो वीडियो था 1,26,000 जा चुका है, 1,64,000 जा चुका है। ये सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट का नतीजा है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पर आज आपके सामने हम 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो सही आंसर है खालिक बारी। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारी में मिलता है। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अवध क्षेत्र में व्यवहृत बोली ही अवधी कहलाती। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ जिससे कि आप लोग पढ़ सको। ठीक है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारीक में मिलता है। खालिक बारीक अमीर खुसरो की रचना है। अवध क्षेत्र में व्यवहृत बोली ही अवधि कहलाती है। मूलतः अवधि के विकास को 3 काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है। यानी अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने, मान लीजिए आप फिर से एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी इसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आता है, तो एक्सप्लेनेशन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कर लेंगे। तो अवधि के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया, 1400, 1400 से 1700, 1700 से आज तक। प्रारंभ अवधि के जो उदाहरण है पिपरवा, सौगोरा, सारनाथ, रुमेंदेई, खेरागिट, जो इसके अभिलेख है। अवधि का उदाहरण प्राकृत, मैंगलम, राउलवेली, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता आदि ग्रंथों की भाषा में भी देखा जा सकता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है और इसकी रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 जून 1955 में। किसके द्वारा? अगर हम बात करें, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इस आयोग में तब 21 सदस्य थे। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1956 में, जो कि संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्धमागधी। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद रूप में प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। अब अपभ्रंश जो 7 रूप थे कौन कौन से थे वो भी जान लीजिए, यानी एक्सप्लेनेशन भी जानिए। अपभ्रंश, शौरी सेनी अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी गुजराती, पैशाची अपभ्रंश, लहदा पंजाबी, ब्राचट अपभ्रंश सिंधी, खस अपभ्रंश पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। यानी यहाँ से आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं बोली जाती थी, एक थी अवधी, एक थी बघेली और तीसरी थी छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो सही आंसर है डी, यानी झ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, वो स्पर्श असंगी कहलाते हैं। इसमें कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ स्पर्श असंघर्षी व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा जुड़वा दांत को स्पर्श करती है, इसे दंतमूल भी कहते हैं। यह अंतःस्तत व्यंजन है। अंतःस्तत व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? या, रा, ला, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता।
ये चारों अंतःस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। ना स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ता वर्ग यानी ता ता दा धा ना के वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्यिक इतिहास वर्णित है? तो सही आंसर है 693 से यानी 693 से 1693। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ 693 से 1693 ईस्वी के कालावधि का साहित्यिक इतिहास वर्णित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि कितनी है? आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? हाँ, यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। तासी की पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिट्योर एंदोई हिंदुस्तान है। डॉक्टर लक्ष्मी सेंगर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग साथ साथ पढ़ते जाइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसिल बरना सबजन मिठा तेसन जपऊ अभट्टा किसने कहा है? सही आंसर विद्यापति। ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। पंक्ति का आशय है कि देशी भाषा को सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश जैसे मैं कहता हूँ, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा में कहा है। राधा के प्रेम संबंधन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो सही आंसर है कनुप्रिया। कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का सफल प्रयत्न किया है। इसका प्रकाशन हुआ था 1959 में। कनुप्रिया पूर्व मान्य रूप में नहीं, एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य है, जिसमें कि कृष्ण के साथ बीते राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को एक रूप में देना ही कवि को अभिप्रेत है। ठीक है। लोकायतन 1964 आपकी सुमित्रा नंदन पंत की प्रबंध कृति है, जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा को कहा है। आत्मजयी क्या है? 1961 में आई कुंवर नारायण की प्रबंध कृति है और यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता द्वारा संशय की एक रात 1962 में आई और राम के मन के संशय को चिन्हित किया गया। नरेश मेहता की और जो रचनाएं हैं उनमें है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या और उत्सवा। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। इनके अधखिले फूल 1907 में आई, धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम इसमें दिखाया गया। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। हरिऔध जी का जो जन्म है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 1845 से 1947। द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, आलोचक, उपन्यासकार, इतिहासकार रहे हैं। इनकी काव्य ग्रंथ में प्रिय प्रवास 1914, प्रथम प्रसून 1925, चुपते चौपते चौके चौपते 1932, बोलचाल रस कलश वैदेही वनवास 1740। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी का, जिससे कि आपको जो है अलग से नोट्स बनाने की या क्वेश्चन पेपर को परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखते हुए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इनको कवि सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, चिटिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पात्रों का संग्रह है? तो सही आंसर है रेणु। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के पत्र रेणु जैसे संवेदनशील प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज है। इसका संपादन भारत यायावर ने किया था। नागार्जुन के पत्रों का संपादन नरेंद्र कोहली ने किया था। अज्ञेय के पत्र का संपादन विश्वनाथ जी ने किया था। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद अज्ञेय और नंद किशोराचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे। क्वेश्चन नंबर 10, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से संभव है, किसका मानना है? तो सही आंसर है भट्ट लोलट। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, ये मत है भट्ट लोलट का। इसके वर्णन में निपत्ति शब्द का जो पहला प्रयोग यानी प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। कौन सा सूत्र था? ये सूत्र था। भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों में रस सूत्र से आय संयोग निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है।
जैसे कि यहाँ मान सकते हैं लोलट का जो सिद्धांत उत्पत्ति आरोपवाद, दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन, शंकुक का अनुमतिवाद न्याय दर्शन के अंतर्गत, भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद सांख्य दर्शन में, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। ठीक है, भरत के रस सूत्र का प्रथम विख्याता आचार्य भल्लुट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 27। अब कौन कौन से भेद थे वो जान लीजिए। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य, संयोजन, रूप। स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे कि ये आपके पास सेव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता क्या चीज होती है? एक रूप है, व्याकरण संबंधी प्रयोगों में चमत्कार आता है इसके द्वारा। 10 रूप माने गए हैं क्रिया के प्रयोग में, जहां पर चमत्कार हो वहां पर क्रिया वक्रता होता है। यह वक्रता धातु रूप प्रयोगों पर आश्रित है। वर्ण विन्यास वक्रता क्या है? वर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके, जिसमें शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, शब्द गुण आते हैं। पद परार्थ वक्रता इसके अंतर्गत क्या आता है? काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय पद वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होता है। वहीं वाक्य वक्ता के अंतर्गत उदार सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लिरिकल बैलेड्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज। वर्ड्सवर्थ 1795 में कोलरिज के मित्र बने और उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेड्स नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है। संस्करण ध्यान से देखिए, भूमिका के शीर्षक 1798 में आया, एडवर्टाइजमेंट 1800 में प्रीफेस, 1802 में प्रीफेस, 1815 में प्रीफेस। क्वेश्चन नंबर 14, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं है? यह कथन किस लेखक का है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल। इन रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में आधुनिक काल के अंतर्गत खड़ी बोली का गद्य कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल के। यहाँ पर उसके बारे में ही पूरा कहा गया है, ठीक है। और ये जो इन्होंने लिखा है ये भी किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 50, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। किसके द्वारा कहा गया? हंटर के द्वारा कहा गया। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना गया। लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक भी थे। लेकिन ये जो कथन कहा है ये किसने कहा है? हंटर ने कहा है, ठीक है। कैनिंग ने अनुच्छेद 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू किया। कैनिंग के समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की 1857 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? तो सही आंसर है लियोटार्ड। लियोटार्ड कौन थे? एक फ्रांसीसी दार्शनिक, समाजशास्त्री, साहित्यिक सिद्धांतकार। हैबरमास जर्मन दर्शन और समाजशास्त्री थे। उद्दंड मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो सही आंसर है ब्रजेंद्र बंदोपाध्याय। हिंदी पत्रकारिता का जन्म हिंदी प्रदेश से दूर कलकत्ता नगरी में हुआ। प्राप्त सामग्री के आधार पर हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे और उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो, कबीर की स्मृति में इस नर्द शब्द का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है गोटी।
चौसर के खेल में जब दो गोटियां एक जगह इकट्ठी होती तो उनकी उसकी आशा में ही भक्त भीतर भीतर उतरता जाता है, सब कुछ दांव पे लगाता है। बस एक ही आश की कोई घड़ी तो आएगी जब दोनों गोटे एक साथ मिल जाएंगी, जहां मैं और तू का मिलन होगा। अगर गोटी अकेली रह गई तो फिर जीवन व्यर्थ है और जीवन का सारा अर्थ परमात्मा में डुबकी लगाने में है। अंधेरे में कविता के काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करते हैं? तो सही आंसर है तिलक। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक तिलक को पिता पिता को कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1961 में हुआ। यह मुक्तिबोध की रचना है और इस कविता में अंधेरा सामाजिक व्यवस्था का एक प्रतीक है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 यानी 1964 में आकांक्षा के दीप अंधेरे में नाम से हुआ और मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की। क्वेश्चन नंबर 20, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम शक्ति पूजा का संवाद किसने कहा है? तो सही आंसर है राम ने विभीषण से। ये जो वाक्य कहा गया है, ये पंक्ति जो है राम ने विभीषण को कही है। कवि का कहना है कि रावणत्व और रामत्व के बीच होने वाला युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, यह युद्ध अपराजय निस्तर है और इस युद्ध की चिंता में राम की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। यही चिंता निराला के युग की भी चिंता थी और आज तो ये चिंता कुछ अधिक ही प्रासंगिक है। तो कब का क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं? आप देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 का 5 मार्च 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, तो जल्दी से आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपने उसको शेयर करना है और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से किसको सब्सक्राइब कर लेना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, नैन चुवही जस महवट नीरू नागमती वियोगखंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? माघ की झड़ी। सही अर्थ माघ की झड़ी। नागमती वियोगखंड जायसी के पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत रचना को इस परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसकी कथा वस्तु को आलोचकों ने दो खंडों रत्नसेन पद्मावती के विवाह का पूर्वार्ध भाग शेष उत्तरार्ध भाग में विभाजित करते हुए पूर्वार्ध को कल्पना प्रसूत उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना। जायसी ने भी अपना प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है, ओ मन जानी कवित असन के ये जगत में अपना चिन्ह छोड़ जाने के लिए काव्य लिख रहा हूं, किंतु फिर भी यह भ्रांत धारणा प्रचलित है कि इसकी रचना सूफी मत के प्रचार के उद्देश्य से हुई थी। जायसी के जो नए काव्य भी हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, ये उनके काव्य प्रचलित रहे जायसी के। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कानपुर का। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का वर्णन है। यशपाल का 7वां उपन्यास है ये। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, उपन्यास यशपाल के हैं। इसमें 2 खंड थे, पहले में वतन और देश और दूसरे में देश का भविष्य। झूठा सच के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, तारा कनक, सूद गिल, सोमराज और डॉक्टर प्राणनाथ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्ट की मगर जीवन है रईसों का उतना विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। कथन किस उपन्यास का है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदान। गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र का है। वे कथा साहित्य के सम्राट हैं। उनके द्वारा लिखी जो पुस्तकें हैं, जो उपन्यास है, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936 में आई। मंगलसूत्र कुल 11 उपन्यास थे। याद रखिए, यहाँ पर कभी कभी आपके सामने बुक और उनके ईयर भी पूछे जाते हैं। साथ ही या तो बुक या ईयर या फिर बुक और उनके ऑथर पूछे जाते हैं या फिर ऑथर यानी जो लेखक हैं और जो उनकी बुक है या जो रचनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जाती हैं। इसलिए सबके ईयर, किसकी बुक कौन सी है, कौन किस काल खंड से आता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से आपकी क्या चीज़ आएगी? यहाँ से आपकी जो है मैचिंग पूछी जाएगी।
तो इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। मिस कैथरीन ऑस्ट्रिया के एक सम्भ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है और मिस कैथरीन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते हुए ही उन्होंने संस्कृत, ईसाई, हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया? सही आंसर जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ बाबा फरीद शाह, लतीफ, बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया। कृष्णा सोबती ने अब तक कुल 6 उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, चेन्ना जो कि 2019 में आई, विशेष प्रसिद्ध है। जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है, इसमें पंजाब की विगत जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। अब तमस किसका है? भीष्म साहनी, झूठा सच यशपाल, शेखर एक जीवनी अज्ञे की है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे टिशन वाली कहकर संबोधित करती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जंगी की पतोहू। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सही आंसर है 1904 में। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी 1904 में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। इनकी कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दलिया, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो सही आंसर है नवाब बीबी ने शाहनी से कहा है। ये कहानी कृष्णा सोबती की है, जिसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तों के यकायक बदल जाने, झूठ में पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य। और इसके प्रमुख पात्र कौन से हैं ये भी यहाँ पर पढ़ लीजिए। इनकी रचना यानी सोबती की जो रचना है, डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, जिंदा रुख, जिंदगी नामा, ए लड़की उपन्यास, कहानी में बादलों के घेरे, संस्मरण, हशमत है। पवित्रता माप है मलिनता, सुख का आलोचक दुख, पुण्य की कसौटी में पाप। ये संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया? तो सही आंसर है देवसेना। इसके प्रमुख पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंद गुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मात्रगुप्त, प्रख्यात, कीर्ति देव की, अनंत देवी, देवसेना, कमला रामा, ये सब थे। स्कंदगुप्त का ये कथन था। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये। और सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। मानव कब दानव से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्विकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो सही आंसर है सिंगरण के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? ये सिंगरण के द्वारा कहा गया था। ठीक है, उपयोग संवाद चंद्रगुप्त नाटक में सिंगरण का है, चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। और इसके जो प्रमुख कथन है, जो आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वतंत्रता पुकारती। क्वेश्चन नंबर 31, श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है,
मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीपद के द्वारा। ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का चर्चित नाटक है ये। अंजो दीदी नाटक नायिका का प्रधान नाटक है। इस नाटक में पारिवारिक मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या को उजागर किया गया है, और ये इसके बारे में कहा गया है। ये जो स्टेटमेंट है, जो पंक्तियां कही है, जो संवाद है, वो आपके सामने। उपेंद्र नाथ के जो नाटक है, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान, पैतरे, अंजो दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी और भवन। क्वेश्चन नंबर 32, जिसकी आत्मा कमजोर है, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यह है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। बकरी नाटक, इस उपयुक्त संवाद जो है बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्यवीर। किसका नाटक है ये? सर्वेश्वर दयाल का। सक्सेना जी के प्रमुख नाटक हैं बकरी, लड़ाई, अन्य, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई थी, और इसमें दोहा, चौबोला, बहरेबला, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया था। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? तो सही आंसर है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बारे में कहा है। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र की जीवनी प्रेमचंद्र घर में का पहली बार प्रकाशन 1944 में हुआ था। प्रेमचंद के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, और ये अब उनके जो पुत्र हैं अमृत राय ने जो पुस्तक लिखी कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र के लिए, और उनकी पत्नी ने प्रेमचंद्र घर में, ये उनके बारे में, किसके बारे में? प्रेमचंद्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखी गई पुस्तक के बारे में है कि उनकी बीवी ने कौन सी लिखी, क्या कहा उनके बारे में, उनके बेटे ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 34, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचौड़ता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। ये कथन किस पुस्तक में है? तो सही आंसर है आप हुदरी। आप हुदरी पुस्तक रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, एक जिद्दी लड़की की, पंजाबी भाषा का शब्द है। इस पुस्तक में पंजाब की एक कुड़ी मार नामक कुप्रथा का वर्णन किया गया है। आप हुदरी रमणिका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता को परत दर परत खोलती है। बोल्ड और निर्भीक आत्म स्वीकृति की साहसिक गाथा, बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा काल, साहित्य, समाज सेवा, राजनीतिक संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। इनकी 4 आत्मकथाएं, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वारा से सोपान तक। क्या बोलूं क्या करूं, इसमें उन्होंने अपनी पहली बीवी श्यामा के बारे में लिखा है, और इस किताब को श्यामा की मौत पर खत्म किया। श्यामा से शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का एक अफेयर हुआ था अपने दोस्त करकल की बीवी चंपा से, और ये करकल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्याम के प्रेम की तरह परिभाषित करते थे। करकल की असामयिक मौत से पहले करकल ने उनसे उसका ध्यान रखने का वायदा भी लिया था। क्वेश्चन नंबर 36, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सही आंसर है मन्नू भंडारी। किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनावे जिससे कि इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यहाँ पर इस क्वेश्चन को एनटीए के द्वारा ड्रॉप किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका ये सही आंसर नहीं है, इसीलिए आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ से लिया गया विकल्प में भारतेंदु प्रसाद।
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध नहीं आया है इसके कारण। कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जबकि जो कि इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ऑप्शन ही नहीं था ये वाला। ठीक है, इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु, शिव शंभू के चिट्टे बाल मुकुंद, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और ये भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन, दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विद्या नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेकी राय। विवेकी राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं मनबोध मास्टर की डिग्री, गवई गत गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, जुलूस रुका है, उठ जाग मुसाफिर। हजारी द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, सॉरी, हजारी द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर। इसके अन्य निबंध कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा गणपति से घनश्यामा तक, मेरी जन्मभूमि परंपरा और आधुनिकता, कुटज। उसके अलावा विद्यानिवास, कुबेरनाथ, इन सब के भी यहाँ पर पूरे के पूरे दिए हुए हैं कि कौन से उनके उपन्यास या निबंध है। तो जिसको भी ये गाइस पीडीएफ चाहिए, जिसको भी ये एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ चाहिए, उन्हें क्या करना होगा, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका मेंबरशिप लेना होगा। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर होंगे तो ही आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो पाएगी। ना सिर्फ ये पीडीएफ, आपको बाकी भी जो हिंदी की जो पीडीएफ होंगी वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, जो भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से यूट्यूब की मेंबरशिप ले लीजिए और मेंबरशिप लेने के बाद मुझे आप स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड कर दें। कहाँ पे सेंड करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विद्यानिवास मिश्रकृत निबंध नहीं है, सही आंसर है छोटे छोटे सुख। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं, तो सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसका निबंध है यह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनके निबंध कौन कौन से हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। एक क्वेश्चन दिया है और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बी से ही। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 होते हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन से हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं समापिका कहलाती हैं। उसके अलावा जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय विधान किया जाता है क्रिया कहलाता है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारतेंदु युकीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी दशरथ विलाप फूलों की गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। ऑप्शन नंबर डी, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 44, गद्य विद्याओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख सकते हैं कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कोड वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना बेटर। तो यहाँ जितने भी एक्सप्लेनेशन है अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, सी और डी। ठीक है,
यहाँ पर गद्य विद्याओं से संबंधित उचित कथन, ऋणजल धनजल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। और लेखक अगर हम बात करें तो शिवदान, इन सब की जो रिपोर्टाज हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इसको आप लोग एक बारी स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला क्या सही है कि बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता पीतम अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ई, अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथाएं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आत्मकथाएं लिखी हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा वियोगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास निज वृतांत, राहुल सांकृतायन मेरी जीवन यात्रा, रमणीका गुप्ता हादसे, मैत्री पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्या से अनन्या, चंद्र किरण सोनरिक्सा पिंजरे की मैना। काव्य दोष से संबंधित इनमें से कौन सा उदाहरण सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। काव्य दोष से संबंधित क्या सही है? क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोरी अरतकरी को बरजे हम खात, ए सही है। सी, दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, सी सही है। ऑप्शन नंबर ई, यानी अप्रित्व हो दोष हेतल बसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव, ये चीज है। मम्मट ने दोषों को कितने भेद बताए? वामन ने कितने भागों में बांटा? भारत मुनि ने दोषों की संख्या कितनी बताई? ये पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ जो भी मेंबरशिप लेंगे, जो भी इस चैनल के मेंबर बनेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, काव्य रीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। रीति के 3 प्रकार, वैदर्भी, गौड़िया और पांचाली। और सही आंसर, रीति शब्द का पहला प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दूसरा, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। और ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रुद्र ने रीति को शब्द संगठना बताया। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी ए, बी और सी सही है। यानी कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरी शक्ति माना। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में होती है, जबकि गौड़ कल्पना दार्शनिक और कलाकार की विशेषता। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में कौन सी चीजें सही हैं? अब इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोल रही थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो और ये है इसका एक्सप्लेनेशन। चाहिए तो आप लोग पॉज करके एक बार वीडियो को अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। जहां चाहे उस एक्सप्लेनेशन को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, वीडियो को वहीं पर पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए या नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के 50 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट देखना, तो आपने क्या करना है, कमेंट में यस करना है कि यस हम आप देखना चाहते हैं। यूजीसी नेट 5 मार्च 2023 शिफ्ट 1 हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर, जिसके कि आज मैंने 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी से क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज्वाइन बटन से आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो भी मेंबरशिप लेंगे उनको हिंदी का ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।